हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। हाल में ही आरआरबी, पीओ और क्लर्क की परीक्षाएं ख़त्म हुई हैं और अब सामने आपके आईबीपीएस पीओ की परीक्षा होने वाली है, क्लर्क की परीक्षा आएगी और भी कई सारी परीक्षाएं अब आनी शुरू हो जाएंगी, रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है। इसी पूरी तैयारी के दौरान मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन है और ये किसी ग्रामर के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि टोटल ग्रामेटिकल नॉलेज को आपको पूरी तरह से रिवाइज कर देगा ये क्वेश्चन। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। तो आज हम लोग कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हम देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर अलग अलग डिफरेंट एग्जाम से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट, नो एरर। सो एक सेंटेंस को हमें 4 हिस्से में बांटा गया है। पता है एग्जाम में इसी तरह के पैटर्न्स आते हैं और अब तो एरर फाइंडिंग के अलग अलग पैटर्न्स भी आने लगे हैं, जो मैं अपने अगले वीडियो में डील करूंगा। सो अभी आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस कंटेन्स एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल एरर। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें और अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप सब अभी तक आपको एरर मिल चुका होगा। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरा रिवीजन आपको ग्रामर का मिल सके। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी पूरा समझ में आएगा, इसकी मेरे लिए पूरी कोशिश रहेगी। सो द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ग्रामर के 2 केसेस हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक न्यूमरल एडजेक्टिव है टू और यहाँ पे है फर्स्ट। ग्रामेटिकल जहाँ तक ग्रामर का सवाल है और जहाँ तक हम एडजेक्टिव्स को पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव्स की एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में हम ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? ऑर्डिनल और कार्डिनल, ठीक है। यानी कि जो कार्डिनल है उसे हम क्या कहते हैं? ये जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एट्सेट्रा, हम इस तरह से जब नंबर्स को पढ़ते हैं या नंबर को प्रोनाउंस करते हैं, इन्हें हम कार्डिनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स के न्यूमरल एडजेक्टिव्स का ही एक पार्ट है। और जहाँ तक ऑर्डिनल नंबर का सवाल है, तो जहाँ पे हमने 1 कहा, उसी 1 को ऑर्डिनल हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कहते हैं। 2 को क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। और 3 को थर्ड एट्सेट्रा। तो ये हमारा ऑर्डिनल हो गया। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनल और ये हो गया हमारा कार्डिनल। नाउ ग्रामेटिकल नॉलेज क्या कहता है कि वाइल यूजिंग कार्डिनल एंड ऑर्डिनल टुगेदर इन अ सेंटेंस, it is very important and essential and it is a rule of grammar that ordinal always precedes the cardinal। यानी कभी भी सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑर्डिनल पहले आएगा कार्डिनल के। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो टू, जो कि एक कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, वो ऑर्डिनल नंबर के पहले आया है। यानी कि हमारे पार्ट 1 में मिस्टेक है। यानी ये जो लिखा हुआ है द टू फर्स्ट टू अराइव, इसका एक्चुअली में सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर होगा द फर्स्ट 2। यानी ये हमारा सही आंसर है। यानी कि जो ऑर्डिनल नंबर है वो पहले आएगा और जो कार्डिनल है वो उसके बाद फॉलो करेगा। स्टूडेंट्स, इस रूल्स को आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लें। यू नीड टू पुट ह्यूज कंसंट्रेशन वाइल वॉचिंग अ वीडियो रिगार्डिंग स्पॉटिंग एरर। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले हम ऑर्डिनल को लिखते हैं और उसके बाद हम कार्डिनल को लिखते हैं। ये सही प्रोसेस है लिखने का। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि द 5 फर्स्ट गर्ल्स विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी। ये सेंटेंस भी रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले हमने 5 यानी कार्डिनल को यूज़ करने के बाद फर्स्ट ऑर्डिनल को यूज़ किया है। जबकि करेक्ट सेंटेंस क्या होगा?
the first 5 girls will be given the opportunity. So in this way you will never forget the rules regarding the use of ordinal and cardinal numeral adjectives. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। और भी कई एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स विल रिसीव द चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डिनल है और 5 कार्डिनल है, और रूल्स के हिसाब से फर्स्ट पहले आएगा, ऑर्डिनल पहले आएगा और कार्डिनल यानी 5 बाद में आ गए। दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डिनल और कार्डिनल को एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए, इस वर्ब को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट 2, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब भी जो है प्लूरल में यूज़ किया है। टेंस कोई भी हो सकता है, पास्ट टेंस हमने यूज़ किया है वेयर के लिए। सो नंबर 1 यानी पार्ट 1 में हमारा मिस्टेक है। तो चलिए हम लोग अब आगे सेंटेंस से बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा सेंटेंस क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। So the second number question is very important and it relates to the very basic and advanced knowledge of tense. So you need to put extra concentration over this question. The question says 2 hours have passed since he had fallen asleep. Now see, इस sentence में in which part of this sentence you find an error, or there might be no error, नॉट एनी काइंड ऑफ एरर। तो आप बताइए कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। तो देखिए 2 hours have passed since he had fallen asleep। अगर आप सेंटेंस में, अगर आप टेंस के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो टेंस के क्वेश्चन में सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंटेंस में इसको देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हैव पास्ट, 2 घंटे बीत चुके हैं, यानी कि हमने इस पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने यूज़ किया। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम हमेशा सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कोई पर्टिकुलर टाइम जो हमें दिया रहता है हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ फॉर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ओके, समय अवधि के लिए करते हैं, कोई टाइम का एक रेंज दिया रहता है। सो यहाँ पे सिंस दिया हुआ है और सिंस के बाद हमें टाइम के रूप में एक सिचुएशंस दिए गई है। हमें टाइम नहीं दिया गया है एग्जैक्टली, पर टाइम का सिचुएशनल टाइम, यानी सिचुएशनल टाइम, यानी 2 hours have passed since he had fallen asleep। यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे सीधे हम चले गए हैं कहाँ पे, आप देखिए had fallen, यानी had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करने का मतलब होता है कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस को आप यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है? रिमोट पास्ट, माने पास्ट ऑफ द पास्ट, है कि नहीं? जो पास्ट में घटनाएं घटी है उसके और पास्ट में अगर आप चले जाएं तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। सो जनरली जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, सो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये होता है सही फॉर्म यूज़ करने का। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया है, जो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है कि नहीं? क्योंकि जो टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जब कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज़ बीन या हैव बीन के साथ जब आप पीरियड ऑफ टाइम देते हैं, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद जिस टेंस को आप यूज़ करेंगे, अगर कोई टेंस आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। अगर इसे आप सिंपल लॉजिक से समझें तो कहा है कि 2 hours हैव पास्ट, अब तक 2 घंटे बीत चुके हैं, सिंस ही हैड फॉलन अस्लीप,
माने वो जब से सोया है तब से 2 घंटे बीत चुके हैं, यानी कि इस वक्त अभी अभी 2 घंटे बीत चुके हैं। 2 hours हैव ऑलरेडी बीन पास्ट, यानी हम प्रेजेंट में ही हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटे हुए। क्या के 2 घंटे हुए? उसके सोने का, यानी कि वो 2 घंटे पहले सो चुका था। तो 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले वो सोया था। तो 2 घंटे पहले अगर सोया है 2 hours ago, इसका मतलब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, हम रिमोट पास्ट की हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए सेंटेंस का ये जो थर्ड पार्ट है जहाँ पे हैड फॉलन एस्लीप का जहाँ पे यूज़ किया गया है ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही फेल एस्लीप। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे फेल यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे, तब जाके हमारा सेंटेंस जो है वो क्या होगा? लॉजिकल होगा और मैच करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट दैट यू नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन while solving the questions from spotting error based on tense. It will test your strength of grammatical knowledge. It is very important that you do understand the concept clearly. Now ये तो आंसर हो गया, तो आपको समझ में आ गया कि हमारा पार्ट 3 में हमारा मिस्टेक है जो कि गलत है। बट व्हाट अबाउट दिस वन? पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग। सी देखिए यहाँ पे दिस इज नाउ, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम है। अगर हम इसके पीछे जाएं तो हमें क्या मिलेगा? पास्ट। ठीक है, और हम इसके अगर और पीछे चले जाते हैं तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस इज पास्ट ऑफ द पास्ट। ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस इज पास्ट of the past. So you need to understand this thing. It has a relation with the past indefinite tense. तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में को यूज के साथ यूज करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यू नो देयर आर 2 एक्टिविटीज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन इन द पास्ट। तो पास्ट में कोई 2 घटनाएं घट चुकी हैं, एक पहले घटी हैं और एक पास्ट में उसके बाद घटी है। दोनों घटनाएं पास्ट में घट चुकी है, लेकिन जो ज़्यादा पास्ट में घट जाती है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, और जो नियरेस्ट पास्ट में यानी उसके बाद नियरेस्ट पास्ट में घटती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। आप स्क्रीन पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दिस इज अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कोरिलेट दिस 2 टेंसेस विद दिस एग्जाम्पल। सो पास्ट में डॉक्टर भी आया और पेशेंट भी मर चुका है, लेकिन पेशेंट पहले मरा है, पास्ट ऑफ द पास्ट। लेट पास्ट में, रिमोट पास्ट में पेशेंट मर चुका है, उसके बाद डॉक्टर आया है। दोनों घटनाएं पास्ट में घट चुकी हैं, प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा है। तो जो घटना पहले घट चुकी है यानी पेशेंट पहले मर चुका है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म द पेशेंट हैड डाइड यूज करेंगे, और उसके बाद जो डॉक्टर आया है हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। द डॉक्टर केम, कम का पास्ट टेंस केम। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच्ड देयर, यानी वो स्टेशन पहुंचा भी है और ट्रेन जा भी चुकी है, लेकिन पहले कौन सी घटना घटी है? पास्ट में ट्रेन जा चुकी है पहले, और उसके बाद वो स्टेशन पहुंचा है। यानी कि जब वो स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि भाई ट्रेन तो जा चुकी है, यानी कि ट्रेन जाने की जो एक्टिविटी है वो पहले ही घट चुकी है, पास्ट ऑफ द पास्ट में घट चुकी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऐसे पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वो पहुंचा है तो उसे हम ले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, यानी कि रीच की सेकेंड फॉर्म यानी कि रीच्ड। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच्ड देयर। इसके अलावा हम और भी कई सारे एग्जाम्पल देते हैं जो कि इस क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, 2 months have passed since I last saw her। इस एग्जाम्पल में भी देखिए, यहाँ भी सेम
क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हमने क्वेश्चन को यूज़ किया है, जहाँ पे हैव पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया गया है, सिंस डाला गया है और इसके बाद हमें एक टाइम क्लॉज हमें डालना है जो कि हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, सिचुएशनल टाइम दिया हुआ है, सिचुएशन बेस्ड टाइम दिया है, तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में देंगे। आप देखिए सी के सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जो फॉर्म होता है सी का 100, उसे हमने यूज़ किया है। और भी एग्जाम्पल देखिए, 3 years have passed since the last earthquake took place। यहाँ भी देखिए 3 years have passed यानी कि जब अंतिम बार जब जो भूकंप हुआ था, ठीक है, उसके 3 साल अब तक गुजर चुके हैं। यानी कि आज के डेट में 3 साल हो चुके हैं, यानी अभी अभी 3 साल हुए हैं। जो काम नियरेस्ट प्रेजेंट में हो चुका होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और हम रेफरेंस ले रहे हैं 3 साल पहले की घटना का, अर्थक्वेक का, तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ले जाएंगे। सो टेक का पास्ट टेंस हमने टुक यूज़ किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कंजंक्शंस के नॉलेज को चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस, then the plane took off leaving me stranded in an alien place। फोर्थ पार्ट इज नो एरर। तो आपको बताना है कि यहाँ सेंटेंस के किस हिस्से में मिस्टेक है, किस हिस्से में गड़बड़ है। अगर आपने कंजंक्शन को ध्यान से पढ़ा है, या जो नए स्टूडेंट जो मैं पहली बार मेरा आज वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा, वो भी कभी नहीं भूलेंगे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से पार्ट नंबर 2 में अगर हम यहाँ पे देखें, इसको देखिए, देन THAN देन। अगर हम देन जनरली अगर हम देन के बारे में बात करें तो इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री, जब हम लोग दो व्यक्तियों में या दो से अधिक व्यक्तियों में जब कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव का जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद हम देन को यूज़ करते हैं। जहाँ तक कंजंक्शन का सवाल, बिकॉज दिस सेंटेंस does not relate with the adjective, it relates with the knowledge of conjunction। यहाँ पे देखिए हमने scarcely को यूज़ किया है, ठीक है। scarcely के बाद हम did का यूज़ करते हैं या हम had का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम did का इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है कि do का past tense होता है did, यानी do का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, did होता है, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज़ फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज़ सेकेंड फॉर्म। सो उसके बाद जब ये हम डिड इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जो मेन वर्ब यूज़ करना है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। एवरीबडी नोज इट कि डू, डज और डिड हम जब भी यूज़ करते हैं इसके बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक ये ठीक है। और स्कैर्सली के बाद और एक बात आपको ध्यान देनी है, चाहे स्कैर्सली हो या हार्डली हो या आपको दिया हो बेयरली, जब भी हम इस तरह के कंजंक्शन को जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसके बाद हम या तो डीड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डीड यूज़ करते हैं, डीड के बाद सब्जेक्ट को यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। लेकिन अगर इसके बाद हम हैड को यूज़ करते हैं, अगर हम हैड को यूज़ करते हैं तो हैड के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है। खैर ये तो बात हो गई। और स्कैर्सली, हार्डली और बेयरली के बाद ये जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद जो फॉलो होता है वो होता है हमारा व्हेन, वो होता है हमारा व्हेन। हमारा देन यहाँ पे गलत यूज़ किया गया है, बिकॉज व्हेन विल रिप्लेस देन, because whenever we use scarcely, hardly, barely, these conjunctions are always followed by when। now आप स्क्रीन पे और भी सारे एग्जांपल्स देखिए कि we had scarcely sat down at the table when the phone rang। इसके साथ एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप when यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे then गलत यूज़ किया गया है, इसके जगह पे हमको when यूज़ करना है, तो उसके बाद जो verb आपको यूज़ करना है always remember, वो हमेशा verb के सेकेंड फॉर्म में जाएगा, यानी कि
पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही यूज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बाद वर्ब को उसके सेकेंड फॉर्म में यूज़ करें। सो स्क्रीन पे देखिए, वी हैड स्कैर्सली सेट डाउन एट द टेबल व्हेन द फोन रिंग। सेंटेंस में हमने स्कैर्सली यूज़ किया और स्कैर्सली के साथ हमने क्या यूज़ किया, ये ऑलवेज फॉलो करता है व्हेन। तो स्कैर्सली व्हेन, हार्डली व्हेन, बेयरली व्हेन। साथ में आपको याद रखना है कि अगर आप स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद डिड या हैड फॉलो होगा। डिड फॉलो करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर आप हैड को फॉलो करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फॉलो होगा व्हेन के साथ, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। इसी सेंटेंस को जो आप स्क्रीन पे अभी आपने देखा है, इसी को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग विद स्कैर्सली। स्कैर्सली हैड वी सेट डाउन एट द टेबल व्हेन द फोन रिंग। सेम सेंटेंस को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि शुरू में हमने स्कैर्सली को यूज़ किया है, हमने हैड लगाया, हैड के बाद सब्जेक्ट वी है, उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म ने यूज़ की है सेट, और उसके बाद हमने जब व्हेन फॉलो किया है उसके बाद रिंग की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म रैंक को हमने यूज़ किया है। सो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, देन के जगह पे हमें व्हेन यूज़ करना है, व्हेन एवर यू यूज़ स्कैर्सली, हार्डली और बेयरली। सो आई होप बच्चों कि आपको ये कंजंक्शन का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। ये ऑलवेज यही फॉलो करेगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसे सॉल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। ओके, मैंने उसे केवल एक ही बार देखा है लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। सो यहां पे देखिए, यहां पे किस पार्ट में एरर है। इफ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ टेंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, स्पेशली द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ टेंस, यू विल डेफिनेटली फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? अगर हम देखें, यहां पे आई के साथ एम और यहाँ पे लाइकिंग यानी कि वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी यूज़ किया है। ठीक है, नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपने इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पे we use is, am, are according to the subject and it follows with verb plus verb first form plus ing. So in that tense आपने पढ़ा होगा कि there are some verbs that cannot be used in its continuous form. Even the sentence is in present continuous tense, it cannot take the form of ing. बहुत सारे verb ऐसे होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे वर्ब को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होने के बावजूद भी हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, उसके पहले हम इज, एम, आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वाई? अभी देखिए, ये जो लाइकिंग है, सबसे पहले हम आंसर कर लेते हैं। देखिए लाइकिंग, सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे एम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा और लाइकिंग के जगह पे हो जाएगा लाइक। आई लाइक हर अ लॉट। वाई? सी, like is a verb, ठीक है, and this verb is used for expressing emotion, okay, and those verb which is used to express emotion in the sentence cannot be used in progressive or continuous form. That means it cannot take the form of ing in any case. ये इमोशंस को, जज्बात को व्यक्त करते हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लव, हेट, अबहॉर, लाइक, डिसलाइक, रिफ्यूज, वांट, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी वर्ड्स which expresses the emotion in the sentence and hence they cannot be used in the present continuous form. Okay, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आई एम लाइकिंग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। लाइक एक इमोशनल फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ये एक वर्ब है, ये हमेशा अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में जाएगा। ये हमेशा अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में जाएगा, जहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, या सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम एस या ई एस इसका तो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, शी, इट,
ओके, और एनी सिंगुलर नेम्स। इनके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में। सो यहाँ पे लाइक को हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ वर्ब व्हिच एक्सप्रेस इमोशन इन सेंटेंस। और भी कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि देखिए आई एम लाइकिंग पीनट्स, मुझे बादाम पसंद है। तो आप हिंदी में भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे बादाम पसंद आ रहा है, इट इज़ नॉट लॉजिकल, नॉट सीम्स लॉजिकल। तो हम एक्चुअली क्या कहेंगे, आई एम लाइकिंग पीनट्स की जगह हम कहेंगे आई लाइक peanuts. So whenever you say you like peanuts, you are expressing your emotion for peanut that you like so much that whenever you have the chance to eat peanuts you will eat it. So that is called emotion. तो इस तरह से ये कुछ verbs हैं जो इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा एरर पार्ट 3 में है, एम गलत है, किसी भी तरह का ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है लाइकिंग के साथ। सो आंसर होगा लाइक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं कि ये क्या कहता है। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me, what do I want? Now, this is a very important question. It has a relation with the narration. इसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो आपके नरेशन से है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना होगा। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सेंटेंस के आप इस हिस्से को देखिए, व्हाट डू आई वांट। आपको पता है कि ये व्हाट क्या है, इसे हम कहते हैं WH वर्ड्स। दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। और आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप मीन्स दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस, और यू कैन से अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ओके, नाउ WH वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद डू ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को यूज़ किया है एंड फॉलोड बाय मेन वर्ब। अगर इसके बाद फुल स्टॉप के जगह पे अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया होता तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है ना स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाता, क्वेश्चन बन जाता। बट दिस इज नॉट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज एन असर्टिव और सिंपल सेंटेंस विच रिक्वायर्स अ फुल स्टॉप एट द एंड। इसके अंत में एक फुल स्टॉप की ज़रूरत है। और जब भी हम फुल स्टॉप देते हैं, सिंपल सेंटेंस को लिखते हैं, तो आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो WH वर्ड के बाद वर्ब फॉलो नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, सब्जेक्ट फॉलो करता है। इसलिए यहाँ इस पार्ट में, पार्ट 3 में मिस्टेक है, हमारा पार्ट 3 में मिस्टेक है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका डू हट जाएगा, व्हाट के बाद आई आएगा, और वांट चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। वाई, आप यहाँ देखिए सेंटेंस में कॉल्ड, जो कि कॉल जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, उसके सेकेंड फॉर्म को यूज़ किया गया है, उसके सेकेंड फॉर्म को यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी सिमिलैरिटी है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, यहाँ भी हमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हमें यूज़ कर लेना है। सो आंसर होगा व्हाट आई वांटेड। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देखिए और भी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देखिए जैसे शी सेड कॉमा कोट व्हेन विल दे कम क्वेश्चन मार्क quote complete. Now this is a question from narration, that is direct speech. This is a direct speech because the whatever she narrated has been kept within inverted commas. तो when will they come, अब हमें इसे एक simple sentence में convert करना है. So in narration always remember that interrogative sentence is converted into assertive sentence in which the subject is used before the verb. ठीक है ना, आपको पता है जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेंटेंस में WH वर्ड के बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट फॉलो होता है, और अगर मेन वर्ब हो तो उसके बाद आएगा। लेकिन जब हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो WH वर्ड के बाद
या सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन में क्या आंसर लिखेंगे? शी आस्क्ड, ओके, शी आस्क्ड, सेट कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में बिकॉज ऑफ क्वेश्चन मार्क। व्हेन के बाद देखिए क्वेश्चन में पहले था विल, लेकिन अब हम जब इसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट करेंगे तो विल नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट कौन है? दे। उसके बाद विल क्या हो जाएगा? वुड, बिकॉज आवर रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज इन पास्ट टेंस। इफ यू हैव gone through the rule of narration change ki whenever the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech will change in some particular pattern जो आपको पता होगा। so when they will हो जाएगा would और come, और उसके बाद देखिए फुल स्टॉप। so she asked when they would come, not she asked when would they come। सो हम फुल स्टॉप लगा के व्हेन के बाद वुड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा दे, उसके बाद वर्ब आएगा। और भी एग्जांपल है, शी सेड टू हर ब्रदर व्हाई आर यू क्राइंग, शी आस्क्ड हर ब्रदर, इफ वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, शी आस्क्ड हर ब्रदर व्हाई, देन कम्स यू बिकम्स ही because you has been used for her brother which is a male masculine gender, why he, are becomes was because said reporting verbs in the past tense, and crying full stop। so this is the करेक्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ऐसे एग्जाम में कभी भी कुछ क्वेश्चन अगर आप यू कम अक्रॉस दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। नाउ you know in English grammar when you have heard, I think you have heard the words homonyms। तो homonyms क्या होता है? जिनकी pronunciation लगभग सेम होती है but they have different meaning। ओके, सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, carrying some army personnel, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? देखिए, दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक है पर्सनल, प्लूरल वर्ड है, और एक होता है पर्सनल। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे? तो ये देखिए, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो थी जिनकी दुर्घटना हो गई, उसमें कुछ आर्मी के जवान या स्टाफ या कोई भी जो है उसमें जा रहे थे। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी पर्सनल, आर्मी स्टाफ, सम पर्सन हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन आर्मी। ओके, सो यहाँ पे जो पर्सनल है, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ्स, हाँ, जो कि एम्प्लॉयड है, एंड पर्सनल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और रिलेटेड टू अ पर्सन। ओके, तो हम यहाँ पे पर्सनल किसी चीज़ की बात नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन और माई पर्सनल थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टाफ्स द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन वॉज कैरिंग and which met with an accident। okay, so here we are talking about the staff that was transported through long distance train। so यहाँ पे personnel यानी कि हम personnel का इस्तेमाल करेंगे पर्सनल की जगह पे, because personal it is a noun and is used for people employed by or active in an organization of business or service। and the other part personal is an adjective, okay, is related to a particular person। okay, so this is very important that you must know how to differentiate between two words pronounced alike। so I am giving you some examples on the screen, see the screen, like this is my personal opinion, that means opinion has a relation with someone, that is this is my personal opinion। so this is very important to differentiate correctly between these words। and also there's other example is there, we have advertised for extra security personnel, यानी हमने विज्ञापन दिया है कि हमें सुरक्षा के लिए और भी कई सारे स्टाफ चाहिए होंगे। that means we are demanding some person who can be employed for security purpose in a company, corporates, banks or other institutions for
सेफ गार्डिंग द इंस्टीट्यूट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो आपको समझना होगा कि ये क्या है। सो यहाँ पे पर्सनल गलत है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, पर्सनल। सो आई होप आपको एक्सप्लेन समझ में आ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, क्या आप देख सकते हैं, क्या एरर है। स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए। सो अगर आपने इफ़ यू हैव स्टडीड एजेक्टिव, एजेक्टिव का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री, जिसे हम कहते हैं डिग्री। नाउ व्हाट इज दिस? सो वी सी दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री, then comes comparative degree, and at the end it is superlative degree. For example, like long in the positive form becomes longer in the comparative. When we compare the things, we need this degree, longer, and longest in the superlative. The same way, good becomes better in the comparative form and best in the superlative form. So these are called degrees of adjectives. That means whenever you need to state a simple sentence, you need to use a positive degree. Whenever you need to compare between two things, you need to use the comparative form of the same words. And when you say that something is best or something uncomparable, then you use the superlative form of the same word, like long, longer, and longest. So here in this sentence, if you see, and there is a rule that if you use superlative degree in any form, फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप एडजेक्टिव की डिग्री में अगर आप सुपरलेटिव डिग्री को कभी भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल द को यूज़ करना ही होगा। सो उसी तरह से पॉजिटिव में कहा जाता है बैड, कंपैरेटिव में क्या होता है वर्स, और सुपरलेटिव में क्या हो जाता है ये वर्स्ट। इसी वर्स्ट को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे वर्स्ट के पहले अगर आपने द यूज़ किया है, तो यहाँ पे आपने वर्स्ट को खाली क्यों छोड़ा है? अब हमेशा सिमिलैरिटी, अगर आप सिमिलैरिटी को देखें, सेंटेंस के अलग अलग क्लॉजेज में सिमिलैरिटी है कि नहीं है, आपका आधा एरर फाइंडिंग तो आपको वहीं मिल जाएगा उसका आंसर। सो यहाँ पे वर्स्ट जो है वो बैड का सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव फॉर्म है, और सुपरलेटिव फॉर्म ऑलवेज प्रिसीड करता है द से, डेफिनिट आर्टिकल से। यहाँ भी वर्स्ट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ भी वर्स्ट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे द डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सो सेंटेंस के पार्ट 2 में मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दी वर्स्ट। सही आंसर क्या होगा? दी वर्स्ट। सो ध्यान रखिएगा। सो आई होप कि आपको ये रूल्स क्लियर हो गया होगा कि ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द सॉइल वाज मॉइस्ट as there was little rain the day before. This is very interesting question. This is very interesting question, very confusing sometimes for the students because they commit mistakes in a hurry when they are sitting in the appearing for any kind of examination like PO and clerk, SSC, whatever it is. When they sit in the examination, they got nervous and they commit mistakes even with a very simple question. Very simple question. See, in this sentence, the soil was moist. मिट्टी, इसका मतलब क्या होता है? इसकी मतलब होता है कि मिट्टी भीगी हुई थी। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मिट्टी भीगी हुई थी, मॉइस्ट थी। और अगर मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? मॉइस्ट का मतलब होता है वेट था, यानी कि उसमें वाटरी कंटेंट है। क्या है? वाटरी कंटेंट, यानी उसमें पानी है। ठीक है। देयर वॉज लिटल रेन। Now you need to understand this degree of quantity. There are 3 words like little, and then comes a little, and then the little. It is very important to understand the meaning. Little means
not much, or almost none. That is, it is always used in negative sense, and the negativity will be found in the sentence. Now, what is the meaning of a little? Some amount, but something is there, that is in positive sense. कुछ तो है, that means whatever there is, whatever there is, यानी कि जो कुछ भी है, इसे भी पॉजिटिव सेंस में ही हम लोग यूज करते हैं. ओके, नाउ इन तीनों को कहाँ यूज करें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लिसन टू बी वेरी केयरफुल, ध्यान से सुनिए. इन तीनों को यूज करने का सारा फॉर्मूला जो है सेंटेंस में होता है. सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आपको लिटिल यूज करना होगा. और याद देखिए, लिटिल और लिटिल, द लिटिल, ऑलवेज रिमेंबर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, नंबर्स को नहीं. अगर नंबर्स की बात होती तो हम बात करते फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. ठीक है, ये नंबर्स के लिए यूज होते हैं और ये जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं. तो वी कैन नॉट वी कैन नॉट काउंट रेन, हम बारिश को तो काउंट नहीं कर सकते ना. सो इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. सो हमको इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है. अब देखिए, द सॉइल वॉज मॉइस्ट. ओके, मिट्टी तो भीगी हुई थी. अगर मिट्टी भीगी हुई है, इसका मतलब यह है कि बारिश तो हुई है, यानी कि पॉजिटिव सेंस है. यहाँ पे किसी भी तरह कोई नेगेटिव सेंस नहीं है. अगर पॉजिटिव सेंस है तो हम लिटिल अगर हम यूज करते हैं तो लिटिल का मतलब होता है कि लगभग ना के बराबर बारिश हुई है. ओके, मतलब बारिश लगभग हुई ही नहीं है. अगर बारिश नहीं हुई होती तो मिट्टी नम कैसे होती, यानी मिट्टी में पानी की मात्रा मिली है. द सॉइल वॉज मॉइस्ट, दैट मीन्स डेफिनेटली कि वहाँ बारिश अच्छी हुई है, कुछ तो बारिश हुई है जिससे मिट्टी गीली हो गई है. इसलिए यहाँ पे लिटिल का यूज एकदम गलत है. हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? अ लिटिल इन द पॉजिटिव सेंस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अब मैं अगर सिंपल एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, आप स्क्रीन पे देखिए. द बेबी वॉज क्राइंग, द बेबी वॉज क्राइंग एज देयर वॉज लिटल मिल्क इन द बॉटल. बच्चा रो रहा है, यानी कि एक नेगेटिव बात हम बोल रहे हैं. बच्चा क्यों रो रहा है? क्योंकि बोतल में दूध है ही नहीं या ना के बराबर है, तो इसलिए रो रहा है ना. क्योंकि अगर बोतल में ऑल लिटिल मिल्क होता तो बच्चा नहीं रो रहा होता, वो दूध पी रहा होता, है कि नहीं. द बेबी वॉज क्राइंग, दैट मीन्स देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बॉटल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. और सेम थिंग हमें अप्लाई करना है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ हम नंबर्स को यूज करेंगे. सो देयर इज अ मिस्टेक इन पार्ट 2. वी नीड टू यूज ऑल लिटिल. द सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड द सॉइल वॉज मॉइस्ट. Moving to the next question, students. Question number 9. You can see the screen. The manager wanted to know who had arrived early that day, the cashier or the accountant. Now this is a very important question. Look at the question very carefully. ये question काफ़ी confusing है. ये SBI PO से ये question memory base पे लिया गया है. See, there is a comparison. पूछा है, the manager wanted to know. Manager जानना चाहता था Who had arrived early? कौन पहले पहुंचा है उस दिन? That day. The cashier पहले पहुंचा है या the accountant पहले पहुंचा है? That means there is a comparison. There is a comparison. Okay? Comparison किसके बीच हो रहा है? Cashier and the accountant. हो रहा है. सो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के बीच, तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि हमें कंपैरेटिव डिग्री को यूज करना है. हमें कंपैरेटिव डिग्री को यूज करना है, जबकि हमने यहाँ पे अर्ली, यानी कि ये अर्ली क्या है? ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है. क्या है? पॉजिटिव डिग्री है. इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? अर्लियर. और इसी का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? अर्लीस्ट.
So since there is a comparison between the cashier and the accountant, so you need to use the comparative form of the adjective. Only in that way your sentence will be grammatically correct. So यहाँ पे अर्ली का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, हमें यहाँ पे अर्ली इस्तेमाल करना पड़ेगा कि देयर इज अ डेफिनेट कंपैरिजन बिटवीन द कैशियर और द अकाउंटेंट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. स्क्रीन पे और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं. दिस पजल is easier than that one. There is a comparison, no? This puzzle and that one. So easy, easier, easiest. And the book was more interesting than the film. So more interesting, more interesting, and most interesting. So the book was compared with the film. That comparison between the book and the film. So we use more because interesting. So interesting has a more interesting used as a comparative form, and most interesting as a superlative form. I hope you got understand. सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं. क्वेश्चन 10 में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दे आर अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली. वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज अ मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विथ अ मिनिस्टर. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशंस. सो क्या बच्चों यहाँ पे क्या आपको मिस्टेक्स नज़र आ रही है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या मिस्टेक है ये? क्या आपको मिस्टेक नज़र आ रही है? देखिए यहाँ पे सीखने के लिए पहले क्या है. सो वेन एवर वी यूज वन ऑफ, सी दिस, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आपने सुना होगा. तो उसके बाद जो हम नाउन यूज़ करते हैं जैसे कि सिस्टर, ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है. आफ्टर वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ हम नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब लाइक इज. तो ये करेक्ट है, यहाँ पे तो कोई मिस्टेक है नहीं. ऑलवेज रिमेंबर कि देयर मे बी सो मेनी सिस्टर्स बट वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ देम. तो बहुत सारी बहनें हैं उसकी, लेकिन उनमें से किसी एक की, वन ऑफ की हम बात कर रहे हैं, तो वर्ब भी वन ऑफ के हिसाब से ही आएगा ना. तो इसलिए यह वर्ब बिल्कुल सही है. बट वेयर इज द मिस्टेक एक्चुअली? सी दिस वर्ड मैरिड and followed by a preposition with. This is totally a blunder. So this is a case of appropriate preposition where whenever you use a word, any word, you need to know which preposition it follows. कोई भी word जब आप use करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसके बाद कौन सा preposition उसको always follow करेगा. See, married with यहाँ पे गलत है. यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? मैरिड टू. सो मैरिड टू विल रिप्लेस मैरिड विथ बिकॉज मैरिड विच इज अ वर्ब, ओके, ऑलवेज एग्रीज विथ द प्रीपोजिशन टू एंड नॉट विथ. ऑलवेज याद रखिए कि मैरिड के साथ हमें जो प्रीपोजिशन है वो टू को ही यूज करना है. मैरिड के साथ हम टू लगाते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. हर डॉटर वॉज मैरिड टू अ फिशरमैन. मैरिड टू अ फिशरमैन. याद रखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस लगाना पड़ता है, जो आप क्वेश्चंस के साथ साथ आप सीख सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट देयर इज अ मिस्टेक इन पार्ट 3. सो मैरिड वी ऑलवेज फॉलो द प्रीपोजिशन दैट इज टू. सो आई होप you got understand. Moving to next question, question number 11. See question number 11. Supposing that the information proves to be totally reliable, should we still have to recast the plans? And there is a question mark. Okay, now how do we solve this question? Do anybody have any idea? Students try कीजिए, हम इसे कैसे solve करेंगे. See, if you have learned the rules of tense from basic to advanced level, and especially the uses and application of tense, you will understand कि जब हमने present indefinite tense जब हम पढ़ते हैं, so there is a use of present indefinite tense. Present indefinite tense का क्या rule है कि if the sub clause or the dependent clause have the verb in present indefinite tense, then the verb in the main clause, that is independent or principal clause, will always have future indefinite tense. यानी कि
सेंटेंस में कभी कभी दो या से अधिक क्लॉजेज होते हैं। एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, एक कहते हैं मेन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज आर द क्लॉजेस जो अपने मीनिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है, और जो मेन क्लॉज होता है वो अपना मीनिंग स्टैंड अलोन, उसे किसी पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता, वो अपना मीनिंग स्वयं देता है, उसे किसी पे डिपेंड। दैट्स व्हाई दिस क्लॉजेज आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉजेस। सो सी हियर यू कैन सी सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल। नाउ अगर हम इस सेंटेंस के इस पार्ट को अगर हम देखें, सपोजिंग, इट स्टार्ट्स विद द सपोजिंग, दैट मीन्स दिस इज अ सब क्लॉज, दिस इज इनकम्प्लीट क्लॉज, okay, this is dependent clause. And if you look at the sentence very carefully, see these word proves. Okay, look at the word proves, and it is in present indefinite tense. Present indefinite tense always carry verb first form or s or es. Okay, because information is third person singular number. What is information? It is third person singular number, and in present indefinite tense third person singular number always followed by a verb carries s or es with it. So अब देखिए यहाँ पे ये एक सब क्लॉज है जिसमें हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। ओके, सो हमारा ये जो मेन क्लॉज जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स विल रिप्लेस शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान। यहाँ पे देखिए हमने हैव को यूज़ किया है। मैंने पहले कहा था कि जब सब क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो तो ये जो मेन क्लॉज है, ये जो मेन क्लॉज है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं विल को, ओके, शैल को, मे को, ओके, एंड देन माइट, कुड और शुड एट्सेट्रा। लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब को जो हैव जो वर्ब है यहाँ हमने गलत यूज़ किया है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स। ओके, नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इफ इट रेन्स, यानी यदि बारिश होती है। अगर आप सेंटेंस को इतना ही पढ़े तो आपको लगता है ना कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है अपने मीनिंग को पूरा देने में। और सेंटेंस स्टार्ट भी किससे होता है? कुछ किसी ना किसी कंजंक्शन से ही यूज़ होता है, व्हेन, इफ, एज दो, इस तरह से यूज़ होता है। सो ये सब क्लॉज है। अभी आप देखो सब क्लॉज में क्या है? इफ इट रेन्स, इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, रेन में इसलिए एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो आई विल नॉट गो आउट, देखिए यहाँ आई के साथ विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि इफ देयर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द सब क्लॉज, देयर मस्ट बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस in the main clause. This is very important. There are some other example that you can see on the screen, like supposing that it rains, you will get wet, or supposing that you don't feel better tomorrow, you should go and see the doctor. So I hope students कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप और भी क्वेश्चन से अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन। दो इट्स ग्लॉस, ग्लॉस का मतलब होता है चमक, can fool few unwary customers, it wouldn't be difficult for the clever ones to judge its real worth. कहने सेंटेंस को आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा जब आपके सेंटेंस में few को यूज़ किया गया है। you need to be students very careful while solving these types of question. पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ हम लोग few, a few और हम लोग the few को देखेंगे। few ये तीनों हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? नंबर्स के लिए, दैट वी कैन काउंट, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। सो फ्यू मीन्स नॉट मेनी और ऑलमोस्ट नन, एंड इट इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस। जहां पे ना के बराबर चीजें हैं, गिनती में एकदम ना के बराबर है। अ फ्यू मीन्स
सम, कुछ तो है, सम इज देयर, कुछ तो है, और इसे हम लोग पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। अ फ्यू मीन्स whatever numbers आर देयर, जो कुछ भी है, इसे भी हम लोग पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। नाउ यू नीड टू डिसाइड स्टूडेंट्स वेदर द सेंटेंस इज नेगेटिव और पॉजिटिव। नाउ टेल मी, सेंटेंस इज नेगेटिव और पॉजिटिव? yes, sentence is positive। why? see, though it's glows, यहाँ पे इट्स का मतलब किसी सामान की बात कर रहे हैं जो दुकान में बेचा जा रहा है और वो उसकी चमक काफ़ी अच्छी है। एंड कैन फूल, सी कैन फूल, यानी कि इसकी चमक जो है बेवकूफ़ बना सकती है, कुछ कस्टमर्स को बना सकती है। यानी कि हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, यानी कि हाँ, इस सामान की चमक ऐसी है कि कुछ लोग इससे जो है धोखा खा सकते हैं, लेकिन इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस, लेकिन जो चालाक है, टू जज इट्स रियल वर्थ, वो लोग इसकी सही वैल्यू जो है, सही इसका जो मूल्य है वो बता सकते हैं। तो सेंटेंस में पॉजिटिविटी है। सेंटेंस में क्या है स्टूडेंट्स? सेंटेंस में पॉजिटिविटी है। कैसे पता चला? कैन फूल, कैन फूल, आप ध्यान से देखो, कैन फूल जो है ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस में क्या है? पॉजिटिविटी है। अगर पॉजिटिविटी है तो हम फ्यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्योंकि फ्यू का इस्तेमाल तो हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, फ्यू का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में करते हैं। और हाँ, हम कुछ कस्टमर जो है, कुछ कस्टमर इसे धोखा खा सकते हैं। सम कस्टमर्स कैन बी फूल्ड। सो हमें यहाँ पे अ फ्यू को यूज करना है, फ्यू को इस्तेमाल नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक you are slowly getting the idea of using little, a little, the little, and few, a few, the few, with the help of this example, because it is very important to differentiate between sentence whether sentence is positive or the sentence is negative। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आप ध्यान में इसको डिफ्रेंशिएट कर पाए, ताकि आप सही सही आंसर इसका आप दे सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। और भी कई सारे एग्जांपल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स लर्न संस्कृत नाउ। व्हाट डज इट मीन्स? ऑलमोस्ट नो स्टूडेंट लर्न संस्कृत नाउ। होता है ना, आजकल कितने लोग संस्कृत सीखते हैं? ना के बराबर, है कि नहीं? सो नेगेटिव सेंस है। सो आई नीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टोर। नाउ व्हाट डज इट मीन्स कि येस, पॉजिटिवली आई नीड समथिंग फ्रॉम द स्टोर। यहाँ से इस दुकान से मुझे कुछ चाहिए जो मैं घर लेके जाऊँगा। तो पॉजिटिव है, इसलिए अ फ्यू। और संस्कृत जो है, अब लोग ना के बराबर सीखते हैं, तो फ्यू नेगेटिविटी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कंजंक्शन स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ नो सूनर इज अनदर कंजंक्शन। ये भी एक कंजंक्शन ही है जो सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। नाउ इन दिस सेंटेंस टू यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि नो सूनर के साथ कंस्ट्रक्शन क्या होगा। नाउ हेयर अगर मैं एरर की बात करूं तो आपको आई होप कि एरर मिल गया होगा। हेयर व्हेन, सी व्हेन। In the previous examples, I already told you कि whenever you are using scarcely, hardly or barely, these conjunctions will always follow when. But this is not true with the conjunction no sooner, because no sooner never follows when. What does it follow? No sooner always follows THAN then। यानी कि सेंटेंस में कभी भी अगर आप नो सूनर को इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस के अगले पार्ट में कहीं भी आपको देन को यूज़ करना होगा। आप व्हेन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। व्हेन का इस्तेमाल स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली के साथ होता है। तो यहाँ पार्ट 2 में हमें मिस्टेक मिला। और क्या सीखने के लिए है इस चीज़ में कि नो सूनर के बाद हम हैड को यूज़ करते हैं। हैड के बाद हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। और उसके बाद हमारा जो वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में, क्योंकि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस।
नाउ और भी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हम हैड के साथ हम डिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिड का इस्तेमाल करेंगे तो हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। डिड करेंगे तो उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये ऑलवेज फॉलो होगा देन से, यानी यहाँ पे व्हेन के जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, देन यूज़ करना है। इसे हम दो तरह से यूज़ करते हैं और दो टेंस में यूज़ करते हैं, उसको आप ध्यान से आप देखिए। पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो मैंने भी कहा, नो सूनर हैड आई क्लोज्ड माई आईज देन आई फेल एस्लीप। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, ओके, देन को यूज़ करना है, ओके, और यहाँ पे हैड यूज़ कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन देन के बाद जो आपको वर्ब यूज़ करना है, देन के, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, देन के बाद जो आपको वर्ब यूज़ करना है वो ऑलवेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। याद है आपको स्कैर्सली, बेयरली, हार्डली में भी सेम रूल बताया गया है, सेम चीज़ें हैं नो सूनर के साथ भी, स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली के साथ भी। फर्क सिर्फ इतना है कि स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली विल फॉलो व्हेन एंड नो सूनर विल फॉलो देन। बाकी टेंस दोनों में एक ही है, इसलिए दोनों सेम होगा। नो सूनर को हम और भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, नो सूनर हैड आई क्लोज्ड माई आईज देन आई फेल एस्लीप। देखिए हैड के बाद सब्जेक्ट आई है और वर्ब क्लोज थर्ड फॉर्म है, देन फॉलो हुआ है देन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है आई और फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल। इसे हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, नो सूनर डिड, यानी हैड के जगह पे हमने डिड यूज़ किया, डिड के बाद सब्जेक्ट आई है, और आपको पता है हम अराइव, अब हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, अराइव, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन देन THN देन द ट्रेन केम, केम दिट इज कम का सेकेंड फॉर्म केम। उसके बाद अगर आप नो सूनर के साथ प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो इस तरह से यूज करेंगे, नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क। देखिए पहले वाले पार्ट में भी हमने डज यूज किया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, आपको पता है डू, डज, डिड, आप कुछ भी यूज करें आपको उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी है। सो अराइव, बीच में क्या है, ही सब्जेक्ट है, तो चूंकि यहाँ पास्ट टेंस नहीं है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि देन, आफ्टर देन भी आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को यूज करना है। ही बिगिंस, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए वर्ब के साथ हमने क्या यूज किया है, एस यूज किया, ही बिगिंस टू वर्क। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह का बट या THEN या व्हेन का इस्तेमाल आप नो सूनर के साथ बिल्कुल भी ना करें। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे किस तरह की मिस्टेक है, देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं। सी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जेरांड। जेरांड क्या है, इट इज अ वर्बल नाउन, that means it is a verb, okay, but act as a noun in a sentence, act as a noun. See, for example, I am swimming in the pool, okay, I am swimming in the pool. And the second sentence, swimming is a good exercise. Okay, now see it for yourself. I am swimming, so is MR plus verb plus ing. So this is called auxiliary verb and this is called main verb, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, यानी यहाँ पे स्विमिंग एक वर्ब है, ओके, यहाँ पे इसको हमने वर्ब की तरह यूज किया है। आई एम स्विमिंग इन द पूल, मैं तालाब में तैर रहा हूँ, सो हियर स्विमिंग इज अ वर्ब, ओके, बट दैट वेरी स्विमिंग इज यूज्ड to start the sentence and used as a subject in the sentence. Now it is not a verb, it is a verb, but we have used this verb as a noun, as a subject in a sentence to start a sentence. When subject जो sentence को start करता है वो noun होता है या pronoun होता है। देखिए swimming is a good exercise. Now what is swimming? Here swimming is not a verb,
व्हाट इज इट? इट इज अ नेम ऑफ अ स्पोर्ट। ओके, यहाँ पे स्विमिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे स्विमिंग का मतलब होता है तैराकी इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि तैराकी ये एक स्पोर्ट, ये खेल का नाम है। हेयर स्विमिंग इज नॉट अ वर्ब, हेयर स्विमिंग इज द नेम ऑफ अ स्पोर्ट। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, लेकिन दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो इसे हम लोग कहते हैं जेरांड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जेरांड। सो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसके बारे में मैं बाद में आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि जेरांड कैसा है और किसके यूज़ क्या होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो एरर है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है अवॉइड। ओके, अवॉइड। नाउ अवॉइड क्या है? ये वर्ब है और ये ऑलवेज एग्रीज विथ अ जेरांड, ऑलवेज फॉलोड बाय अ जेरांड, ऑलवेज फॉलोड बाय अ जेरांड। इट इज अ जेरांड मीन्स एन आईएनजी वर्ब, आईएनजी वर्ब दैट इज वर्बल नाउन। यानी अवॉइड के बाद, अवॉइड जो होता है, जो वर्ब है, वो अपने आगे हमेशा एक जेरांड लेता है। ठीक है, यानी एक वर्बल नाउन लेता है, जबकि यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव वर्ब टू के साथ, जब भी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, टू के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब, वर्ब इन्फिनेटिव। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो ऑलवेज फॉलो होते हैं जेरांड के साथ, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो अवॉइड के साथ हम इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमें जेरांड को यूज़ करना है। सो यहाँ पे जो ट्रैवल दिया हुआ है ये गलत है। हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? हमें यहाँ पे यूज़ करना है ट्रैवलिंग। हमें यहाँ पे यूज़ करना है ट्रैवलिंग, जो क्या है? एक जेरांड है, जो क्या है? एक जेरांड है। सो यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर। हड़बड़ी में तुम्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर ट्रैवलिंग विल रिप्लेस टू ट्रैवल बिकॉज अवॉइड वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद अ जेरांड दैट इज वर्बल नाउन एंड नॉट एन इन्फिनेटिव। ओके, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल लाइक शी अवॉइड्स to do her homework. Now this is an incorrect sentence. The correct sentence is she avoids doing her homework is the correct one. So you need to be very careful while solving questions based on the concept of gerund. Now this is the last and very important questions of this video. This is my last question of this session. When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too. This is very important question. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे इसको एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कोई गलती है कि भी नहीं है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है। This question has been taken from SBI PO examination from 2014 and this is one of the best question of today's session, today's video. देखिए यहाँ पे एक कंजंक्शन दिया हुआ है but. What do you know about but? But is used to contrast. But is used to contrast. इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है? यानी यहाँ पे but है, but के पहले अगर night लिखा हुआ है तो but के बाद आपको day लिखना होगा। ठीक है, यहाँ बट लिखा हुआ है, बट के पहले अगर कोई पॉजिटिव बात कही गई है, इफ देयर इज सम पॉजिटिविटी इन द सेंटेंस बिफोर बट, देयर मस्ट बी सम नेगेटिविटी, देयर मस्ट बी सम नेगेटिविटी आफ्टर बट। ओके, यहाँ बट है, इफ देयर इज सम गुड बिफोर बट, देयर मस्ट बी सम इविल आफ्टर बट। यानी बट इज यूज्ड टू but is used to cultivate, but is used to express contrast before it and after it. but जहाँ पे यूज होता है, but के पहले और but के बाद वाले सेंटेंस में ऑपोजिट सेंस होता है, ऑलवेज ऑपोजिट सेंस होता है। ओके, सी यहाँ पे क्या मिस्टेक है? मिस्टेक है, यहाँ दिया है कि व्हेन द फुटबॉल टीम वॉक्ड ऑन टू द फील्ड, जब फुटबॉल की टीम मैदान में उतरी, द क्राउड बर्स्ट इनटू। रिमेंबर, बर्स्ट के बाद हम लोग इनटू प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। ये भी सीखने के लिए एक चीज है, सिर्फ आप एरर पे ध्यान मत दीजिए, और भी कई चीजों पे ध्यान दीजिए। बर्स्ट के बाद हम इनटू नाम का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ओके, बर्स्ट इनटू अपलॉज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपलॉज?
What is the meaning of applause? Now, applause means, see, applause means welcome with claps and cheers. ओके, अप्लॉज का मतलब होता है तालियों और खुशी की आवाज़ों के साथ किसी का स्वागत करना। तो ये बट के पहले है, यानी कि बट के पहले क्या दिया हुआ है? बट के पहले कुछ पॉजिटिव दिया हुआ है, बट के पहले कुछ अच्छा दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बट के बाद क्या होना चाहिए? कुछ नेगेटिव होना चाहिए। बट के बाद क्या होना चाहिए सेंटेंस में? कुछ नेगेटिविटी होना चाहिए ही। लेकिन यहाँ भी हमने क्या लिखा है? चीयर्स। क्या लिखा है हमने? चीयर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीयर्स? चीयर्स हैव सेम मीनिंग। चीयर्स हैव सेम मीनिंग एज अप्लॉज, वेलकम विथ क्लैप्स एंड चीयर्स। तो अप्लॉज का मतलब ही होता है चीयर्स, यानी कि बट के पहले भी अपने पॉजिटिव रखा है, बट के बाद भी अपने पॉजिटिव रखा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अ कंप्लीटली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपको समझ में नहीं आएगा एग्जाम में कि किस तरह के मिस्टेक्स है यहाँ पे। यानी अगर हमने किसी को बहुत प्यार और मोहब्बत से किसी का स्वागत किया है तो जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गालियाँ भी देंगे, र्यूडली बात करेंगे, हाँ, या बू करेंगे, है ना, बुई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चीयर्स जो वर्ड है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अप्लॉज को यूज़ किया गया है, तो अप्लॉज का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अब्यूज़। अप्लॉज का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अब्यूज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्यूज? दैट इज बिहेव रूडली और shouts unpleasantly, यानी किसी का स्वागत नहीं करना, किसी को गालियाँ देना या उसके साथ बदतमीजी करना। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया हो कि बट के पहले अगर कुछ अच्छा है तो बट के बाद कुछ बुरा ही होगा। ओके, सो बट के पहले अप्लॉज दिया हुआ है तो अप्लॉज का ऑपोजिट वर्ड ठीक बट के बाद आएगा, यानी कि अब्यूज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई वीडियोज, टूडेज वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। Students, this is very important कि if you find any video, any good video, please watch the video from the very beginning to the end. You know why? Because कोई भी एक कॉन्सेप्ट अगर आपसे छूट जाता है तो इसका भुगतान आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। You have to pay for this in your examination by losing, even if you are losing a fraction of mark, you will be disqualified from the examination. आपको पता है 0.25, 0.75, 0.1.5 पॉइंट के लिए लोगों की नौकरी नहीं होती है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, ट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज़ अप्लाई प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑन कॉन्सेप्ट rather than tricks, because if you have a very good concept about grammatical knowledge, you will never lose a fraction of marks in the examination. ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपका साथ देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसको आप लोग ज़रूर शेयर करें, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाएं, लाइक करें। अगर आप कोई सजेशन है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम्स के पहले अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। सो आई होप कि आप सब अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। तो मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।